दोस्तों, आज मैं सड़क पर खड़े होकर किसी से भी पूछूं कि दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे एडवांस इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी कौन सी है, तो 90% लोगों का एक ही जवाब होगा, इलोन मस्क की टेस्ला। लेकिन क्या आपको पता है कि अब ये बहुत बड़ा इल्यूजन है। फैक्ट तो ये है कि टेस्ला को पीछे छोड़कर अब कोई और कंपनी नंबर 1 पर आ चुकी है। एक ऐसी कंपनी जिसे कुछ सालों तक तो एक कॉपीकैट और एक बोरिंग बैटरी मैन्युफैक्चरर समझा जाता था, BYD। 2025 के खत्म होते होते BYD ने लगभग 22 लाख गाड़ियां सेल करके टेस्ला की 16 लाख यूनिट्स की लाइफ टाइम रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। और सबसे बड़ी आयरनी पता है क्या है? आज जर्मनी के बर्लिन में टेस्ला की जो फ्लैगशिप मॉडल Y बनती है, उसके अंदर जो बैटरी पैक लगता है उस पर टेस्ला का नहीं बल्कि BYD का नाम लिखा होता है। वही BYD जिसका 2011 में इलोन मस्क ने लाइव टीवी पर हंसकर मजाक उड़ाया था। Why do you laugh? BYD is trying to compete. Why do you laugh? I don't think they have a great product. तो आखिर ये हुआ कैसे सिलिकॉन वैली की सॉफ्टवेयर हाइप को चाइना की एक्सट्रीम पॉवर्टी से निकले एक ऑर्डिनरी केमिस्ट ने फिजिकल मैन्युफैक्चरिंग के दम पर हरा दिया। क्या हार्डवेयर सच में सॉफ्टवेयर से बड़ा किंग है? आइए देखते हैं। साल 2011 में ब्लूमबर्ग के एक लाइव टीवी इंटरव्यू में एंकर ने इलोन मस्क से पूछा कि वो BYD को एज अ कंपटीटर कैसे देखते हैं। सवाल पूरा होते ही इलोन मस्क जोर से हंसने लगे और उन्होंने पूछा कि क्या आपने कभी उनकी गाड़ियां देखी है। उनका साफ कहना था कि BYD के पास ना तो कोई अच्छा प्रोडक्ट है और ना ही बेहतरीन टेक्नोलॉजी। ये सिर्फ मस्क का अकेले का ओपिनियन नहीं था। उस दौर में पूरा वेस्टर्न मीडिया और पूरा का पूरा सिलिकॉन वैली यही मानता था कि चाइनीज कंपनी सिर्फ और सिर्फ कॉपी कर सकती है, वो कोई रियल इनोवेशन नहीं कर सकती। टेस्ला जब सॉफ्टवेयर और ऑटोनोमस ड्राइविंग पर फोकस कर रहा था, तब BYD को एक बोरिंग बैटरी बनाने वाली कंपनी समझा जाता था जो गलती से गाड़ियां बनाने लगी थी। लेकिन इलोन मस्क का वही लाइव टीवी मजाक उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा ब्लंडर बनने वाला था, क्योंकि जिसे पूरी दुनिया एक सस्ता कॉपीकैट समझ रही थी, उनके पीछे एक बहुत ही जीनियस इंजीनियरिंग माइंडसेट काम कर रहा था। इसका जवाब 90s के मिड में छिपा था, एक छोटी सी लैब के अंदर, जिसे चलाने के लिए एक फैमिली ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। 1960s में चाइना के एक छोटे से गांव में पैदा हुए वांग चुआनफू की कहानी कॉर्पोरेट सक्सेस से बहुत अलग है। बचपन में ही उनके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी और उनकी पूरी फैमिली एक्सट्रीम पॉवर्टी में चली गई थी। उनके बड़े भाई ने वांग को पढ़ाने के लिए अपनी खुद की पढ़ाई छोड़ दी और कारपेंटरी का काम शुरू किया ताकि हर एक पैसा अपने छोटे भाई की केमिस्ट्री एजुकेशन में लगा सके। इस बड़े फैमिली सेक्रीफाइस ने वांग के अंदर एक जिद पैदा कर दी। उन्होंने मेटलर्जिकल केमिस्ट्री में अपनी मास्टर्स हासिल की और रिसोर्सेज की इंपॉर्टेंस को बहुत जल्दी समझ लिया। जब उन्होंने कर्जा लेकर 1995 में शेंजन के अंदर अपनी BYD शुरू की, तो उनके पास एक ही चीज थी, बैटरी केमिस्ट्री की डीप नॉलेज। BYD एक बैटरी बनाने वाली कंपनी थी, लेकिन दिक्कत की बात यह थी कि उस दौर में सोनी और सान्यो जैसे बड़े बड़े ऑटोमेटेड जैपनीज जायंट्स का मार्केट पर पूरा कब्जा था। बिना कैपिटल के उनसे लड़ना लगभग इम्पॉसिबल था। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे मेरे को ऐसा ही और हाई क्वालिटी कंटेंट बनाने का मोटिवेशन मिलता रहता है। सोनी और सान्यो के पास $1 मिलियन ऑटोमेटेड रोबोट लाइन्स थी, लेकिन वांग के पास सिर्फ और सिर्फ 25 लाख युआन का कर्जा था। रोबोट्स खरीदने के बजाय उन्होंने पूरी की पूरी ऑटोमेटेड प्रोसेस को छोटे छोटे मैनुअल स्टेप्स में तोड़ दिया। उन्होंने हर वर्कर के लिए कस्टम मैकेनिकल जिग्स और फिक्सचर्स बनाए जो ह्यूमन मूवमेंट को एग्जैक्ट मिलीमीटर की प्रिसीजन पर रिस्ट्रिक्ट कर देते थे। इस यूनिक अप्रोच ने एक्सपेंसिव रोबोट्स को लो कॉस्ट और डिसिप्लिन ह्यूमन लेबर से रिप्लेस कर दिया। जब कई साल बाद इलोन मस्क ने अपनी टेस्ला मॉडल 3 के लिए एलियन ड्रेडनोट नाम का एक फुल्ली ऑटोमेटेड सेटअप बनाया, तो उनके रोबोट्स आपस में ही भिड़ गए और उनका सारा का सारा प्रोडक्शन कई महीनों से डिले हो गया। बाद में जाकर के इलोन मस्क को खुद एडमिट करना पड़ा कि एक्सेसिव ऑटोमेशन एक बहुत बड़ी मिस्टेक थी। वहीं दूसरी ओर BYD अपने इसी सिंपल ह्यूमन फिक्सचर सिस्टम से बिना किसी बड़ी कैपिटल के वर्ल्ड क्लास बैटरीज बनाई जा रही थी। इस सिंपल स्ट्रेटेजी से BYD के पास इतना ज़्यादा कैश फ्लो आ गया कि उन्होंने मोटरोला और नोकिया जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स को बैटरी सप्लाई करना शुरू कर दिया। लेकिन वांग का विजन सिर्फ फोन्स तक ही लिमिटेड नहीं था। 2003 में उन्होंने एक ऐसा वाइल्ड गैम्बल खेला जिसने उनके खुद के इन्वेस्टर्स को डरा कर रख दिया। 2003 में वांग ने एक फेलिंग स्टेट ओन्ड कंपनी क्विंचवान ऑटोमोबाइल्स को एक्वायर करने का अनाउंसमेंट कर दिया और इसके तुरंत बाद वॉल स्ट्रीट पर कोहराम मच गया। हांगकांग स्टॉक मार्केट में BYD के शेयर्स लगभग 50% से तुरंत टूट गए।
इन्वेस्टर्स को लग रहा था कि एक बैटरी बनाने वाली कंपनी का कार बिजनेस में जाना एक प्योर फाइनेंशियल मैडनेस है, लेकिन वांग का विजन बहुत ही क्लियर था। उन्होंने इन्वेस्टर्स से क्लियर कह दिया था वो पेट्रोल गाड़ी नहीं बल्कि फ्यूचर की इलेक्ट्रिक गाड़ियों बनाने के लिए कार फैक्ट्री खरीद रहे हैं। उन्होंने शॉर्ट टर्म स्टॉक की परवाह ना करते हुए गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग को सीखना शुरू कर दिया। अगले 20 साल तक BYD ने हर साल अपने रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा हिस्सा R&D में लगाना शुरू कर दिया, जबकि उस वक्त मार्केट में EVs का नामो निशान भी नहीं था। लेकिन ये सिर्फ किस्मत के भरोसे नहीं चल सकता था। इतना बड़ा कैश बर्निंग बिजनेस को चलाने के लिए उन्हें गवर्नमेंट की एक ऐसी रेगुलेटरी शील्ड मिली जिसे कोई तोड़ नहीं सकता था। साल 2015 में चाइनीज गवर्नमेंट ने एक ऐसी पॉलिसी बनाई जिसने बिना कोई शोर मचाए पूरी ग्लोबल मार्केट का रुख बदल दिया। इसे कहा गया बैटरी व्हाइट लिस्ट। गवर्नमेंट ने तय किया कि चाइना में बिकने वाली किसी भी ईवी पर सब्सिडी तभी मिलेगी जब उसमें अप्रूव्ड डोमेस्टिक सप्लायर की बैटरी लगी होगी। पैनासोनिक, LG और सैमसंग जैसे बड़े ग्लोबल जायंट्स को इस लिस्ट से पूरी तरह बाहर रखा गया। इसका नतीजा ये हुआ कि वॉक्सवैगन, टोयोटा और जनरल मोटर्स जैसे बड़े ऑटो मैन्युफैक्चरर्स जो चाइना के अंदर अपना बिजनेस करना चाहते थे, उन्हें लीगली अपनी गाड़ियों में लोकल चाइनीज बैटरीज लगवानी पड़ी। सब्सिडीज का बिलियंस ऑफ डॉलर्स का कैश फ्लो सीधा BYD की R&D सेंटर्स में जाने लगा। BYD को एक ऐसा प्रोटेक्टेड प्लेग्राउंड मिल गया जहां उन्होंने बिना किसी कंपटीशन के अपनी खुद की सेल टेक्नोलॉजी को एडवांस किया। लेकिन ये सेफ्टी नेट हमेशा के लिए नहीं रह सकता था। 2019 में चाइनीज गवर्नमेंट ने इस पॉलिसी को सडनली खत्म कर दिया, जिससे BYD सीधे अपने सबसे बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस में चली गई। 2019 का साल BYD के लिए एब्सोल्यूट नाइटमेयर बन गया। जैसे ही चाइनीज गवर्नमेंट ने EV सब्सिडीज को 50% से रिड्यूस कर दिया, पूरे चाइना के अंदर इलेक्ट्रिक गाड़ियों की सेल्स क्रैश कर गई। BYD का नेट प्रॉफिट एक ही झटके में 80% से टूट गया। कंपनी की शेयर प्राइसेस जमीन पर आ गिरे। बोर्ड मेंबर से लेकर के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स तक सब वांग पर चिल्लाने लगे। इन्वेस्टर्स का प्रेशर था कि ऑटोमोटिव सेक्टर को तुरंत बंद किया जाए या फिर R&D स्पेंडिंग को कट किया जाए। लेकिन वांग ने एक ऐसी जिद पकड़ी जो कॉर्पोरेट हिस्ट्री में बहुत कम देखने को मिलती है। उन्होंने कॉस्ट कटिंग करने से साफ मना कर दिया। जब कंपनी हर दिन कैश लूज कर रही थी, तब भी वांग ने R&D का बजट कंपनी की नेट प्रॉफिट से 5 गुना ज्यादा रखा। वो जानते थे कि अगर उन्होंने इस क्रूशियल मोमेंट पर बैटरी डिजाइन को फिनिश नहीं किया तो BYD हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। उन हाई बजट R&D लैब्स के अंदर एक ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम चल रहा था जिसके लिए वांग अपनी पूरी की पूरी कंपनी का सर्वाइवल को दाव लगाने को तैयार थे। इसका जवाब 2020 की शुरुआत में एक लेबोरेटरी टेस्ट के रूप में सामने आया। मार्च 2020 में वांग ने पूरी दुनिया के सामने एक टेस्ट तेज किया, द नेल पेनिट्रेशन टेस्ट। जब एक हाई डेंसिटी निकल बैटरी के अंदर स्टील नेल्स को डाला गया तो उसका टेम्परेचर इंस्टेंटली 500 डिग्री के पार चला गया और तुरंत धमाका होकर वो एक आग का दरिया बन गई। लेकिन जब वही नेल BYD की ब्लेड बैटरी के पार किया गया तो ना ही कोई धुआं निकला, ना आग लगी और टेम्परेचर 60 डिग्री से कम रहा। ये बैटरी सेफ्टी का एक नया बेंचमार्क था। पहले की EV बैटरीज में सेल्स को पहले मॉड्यूल्स में डाला जाता था और फिर उन मॉड्यूल्स को पैक के अंदर, जिससे गाड़ी के अंदर बहुत सारा स्पेस वेस्ट हो जाता था। BYD ने इस मॉड्यूल सिस्टम को ही खत्म कर दिया। उन्होंने सेल्स को लंबी, पतली और रिजिड रोड्स की तरह डिजाइन किया जो पैक के अंदर बिना किसी मॉड्यूल के डायरेक्टली फिट हो जाते हैं। इस स्ट्रक्चरल चेंज से स्पेस यूटिलाइजेशन 50% से बढ़ गया। इसका मतलब ये था कि सस्ती और सेफ LFP बैटरीज जो पहले बहुत कम रेंज देती थी, अब बिना आग लगने के खतरे के महंगी निकल बैटरी जितना बैकअप देने को तैयार थी। BYD ने सस्ती मैन्युफैक्चरिंग और प्रीमियम परफॉर्मेंस का फॉर्मूला क्रैक कर लिया था। कोविड टाइम्स में जब पूरी दुनिया माइक्रोचिप्स और रो पार्ट्स की शॉर्टेज से परेशान हो रही थी, तब BYD ने अपने इसी यूनिक स्ट्रक्चरल एडवांटेज को एज अ वेपन यूज किया। जब 2021 और 22 के ग्लोबल सप्लाई चेन क्राइसिस ने डेट्रॉइट से लेकर के जर्मनी तक के बड़े बड़े ऑटो मैन्युफैक्चरर्स को रोक दिया था क्योंकि उन्हें माइक्रोचिप्स और उनके पार्ट्स नहीं मिल रहे, लेकिन तब BYD की फैक्ट्रियां 24 घंटे चल रही थी। इसका रीजन था उनका आउटसोर्सिंग बैन। जहां बाकी कंपनीज अलग अलग वेंडर्स पर डिपेंड करती हैं, BYD अपनी गाड़ी का हर एक पार्ट खुद मैन्युफैक्चर करती है। उन्होंने अपनी फिन ड्रीम सब्सिडरीज के थ्रू हेडलाइट्स, ब्रेकिंग सिस्टम्स, डैशबोर्ड्स और यहाँ तक कि क्रिटिकल बैटरी मैनेजमेंट माइक्रोचिप्स भी इन हाउस बनाना तैयार कर दिया। उनका कंट्रोल इतना डीप है कि आज उनके पास खुद की लिथियम माइंस हैं और गाड़ियों को दूसरे देशों में भेजने के लिए BYD एक्सप्लोरर नंबर 1 नाम के बड़े ओशन कार्गो शिप्स भी खुद कमीशन कर लिए हैं।
इस एक्सट्रीम वर्टिकल इंटीग्रेशन की वजह से उनका प्रोडक्शन कॉस्ट इतना ज़्यादा कम हो गया कि वेस्टर्न ब्रांड्स उनसे मार्जिन में कम्पीट ही नहीं कर पाए। जैसे ही उन्होंने अपनी प्योर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए वर्टिकल इंटीग्रेशन का जाइंट सेटअप खड़ा कर लिया, फिर उन्होंने एक ऐसा स्ट्रेटेजिक प्रोडक्ट लॉन्च किया जो इलोन मस्क की टेस्ला ने अपनी हद से ज़्यादा एरोगेंस की वजह से कभी बनाया ही नहीं। इलोन मस्क और टेस्ला हमेशा से एक बात पर अड़े रहे, हमेशा प्योर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाना। उनका मानना था कि हाइब्रिड्स एक पुरानी बेकार टेक्नोलॉजी है। लेकिन जब पूरे ग्लोबल मार्केट में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी और रेंज एंजाइटी के चलते प्योर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सेल्स ग्रोथ स्लो पड़ने लगी, तब टेस्ला के पास कोई प्लान भी नहीं था। वहीं दूसरी ओर BYD ने मार्केट साइकोलॉजी को पहले ही समझ लिया था। उन्होंने अपनी DMI टेक्नोलॉजी डेवलप की, जहां गाड़ी चलती तो इलेक्ट्रिक मोटर से है, पर उसके अंदर एक छोटा हाइपर एफिशिएंट पेट्रोल जनरेटर लगा होता है। ये सेटअप गाड़ी को कंबाइंड 1900 किलोमीटर की रेंज दे देता है। जब लोगों ने प्योर EV से थोड़ा पीछे हटना शुरू किया, तब BYD ने अपने सारे के सारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को हाइब्रिड की तरफ शिफ्ट कर दिया। उनका मास प्रोडक्शन चलता रहा और फैक्ट्रीज कभी खाली नहीं बैठी। इस स्ट्रेटेजी ने उन्हें पूरे मार्केट का वॉल्यूम पकड़ने में हेल्प की। उनकी एक अल्ट्रा चीप मास मार्केट कार के ग्लोबल लॉन्च ने वेस्टर्न गवर्नमेंट्स की नींद उड़ा दी। जब BYD ने अपनी कॉम्पैक्ट EV सीगुल को मार्केट में उतारा, तब पूरी की पूरी वेस्टर्न ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में हलचल मच गई। ये एक फुल्ली फंक्शनल हाईटेक इलेक्ट्रिक कार थी, जिसकी कीमत उनके डोमेस्टिक मार्केट में $10,000 थी, यानी कि लगभग 9.5 लाख रुपए। डिट्रॉइट और यूरोपियन इंजीनियर्स ने जब इस गाड़ी को खोल कर देखा तो वो हैरान रह गए। इस प्राइस पॉइंट पर ऐसी बिल्ड क्वालिटी और एफिशिएंसी बनाना उनके लिए सपने में भी इम्पॉसिबल था। वेस्टर्न कंपनीज के पास इसका कोई सॉल्यूशन नहीं था, इसलिए उन्होंने गाड़ी बनाने को छोड़कर पॉलिटिक्स का सहारा लिया। अमेरिकन और यूरोपियन गवर्नमेंट्स ने पैनिक होकर चाइनीज ईवीज के ऊपर 100% और 38% के टैरिफ थोप दिए, ताकि BYD उनके लोकल मार्केट्स को तबाह ना कर सके। ये टैरिफ इस बात का सबूत है कि अब ग्लोबल जाइंट्स बिजनेस इकोनॉमिक्स से नहीं बल्कि पॉलिटिकल प्रोटेक्शन के सहारे सर्वाइव कर रहे हैं। इस अल्टीमेट आयरनी को देखने के लिए हमें टेस्ला की सबसे बड़ी यूरोपियन फैक्ट्री के अंदर जाना होगा। जियोपॉलिटिकल टैरिफ्स और खींचातान अपनी जगह है, लेकिन जब बात प्रैक्टिकल मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमिक्स पर आती है, तब बड़े बड़े बादशाहों को झुकना पड़ता है। टेस्ला की बर्लिन फैक्ट्री गीगा बर्लिन, अगर आप इसकी असेंबली लाइंस को ध्यान से देखेंगे तो आपको एक ऐसा सच दिखेगा जो पूरी की पूरी इंडस्ट्री को हैरान कर देता है। टेस्ला की सबसे ज़्यादा बिकने वाली मॉडल Y की चेसिस में नीचे से जो बैटरी पैक लगता है, उस पर टेस्ला का नहीं बल्कि BYD का नाम लिखा होता है। 2011 में जिस BYD का इलोन मस्क ने पूरे एरोगेंस के साथ मजाक उड़ाया था, वही BYD उनकी फ्लैगशिप गाड़ियों का सबसे कोर हार्डवेयर सप्लाई करती है। टेस्ला को बर्लिन में एंट्री लेवल सेगमेंट में प्रॉफिटेबल होने के लिए मजबूरन अपनी गाड़ियों के अंदर BYD की सस्ती और सेफ ब्लेड बैटरीज का इस्तेमाल करना पड़ा।